टाइगर ने कार दारकूमत के मज़ाफ़ात में वाक़े एक नौ तामीर शुदा होटल नौरोज के पार्किंग में रोकी और फिर नीचे उतरकर वो तेज तेज कदम उठाता मेन बीच की तरफ बढ़ने लगा। इस होटल का अभी हाल ही में इफ्तिताह हुआ था। इंतहाई जदीद होटल था और इसमें चंद ऐसी खसूसियात थी कि दारुल हुकूमत का आला तबका आजकल दारुल हुकूमत के बाकी बड़े होटलों की निस्बत इसे तरजीह दे रहा था। इस वक्त भी होटल की पार्किंग रंग बिरंगी और नए मॉडलों की छोटी बड़ी कारों से भरी हुई थी। हालांकि अभी शाम न हुई थी, लेकिन यहाँ रश अभी सा होना शुरू हो गया था। रात के वक्त तो यहाँ वसीअ और इस पार्किंग के बावजूद कार खड़ी करने की जगह भी न मिलती थी। तो अक्सर कारें होटल के कंपाउंड से बाहर ही पार्क कर दी जाती थी। टाइगर मेन गेट में दाखिल होने के बजाय आगे बढ़ता चला गया और फिर होटल की इमारत के आखिरी हिस्से में मौजूद सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचा तो वहां दो मुसल्लह आदमियों ने उसका रास्ता रोक लिया। ये प्राइवेट पोर्शन है जनाब, आप होटल में जाएं। एक मुसल्लह आदमी ने नरम से लहजे में कहा। मैंने मेहरबान से मिलना है। मेरा नाम टाइगर है और मेहरबान ने मुझे यहाँ का बाकायदा वक्त दिया हुआ है। टाइगर ने भी नरम लहजे में जवाब देते हुए कहा, दिया होगा जनाब, लेकिन यहाँ मुलाकात नहीं हो सकती, इसलिए आपको होटल में ही जाना होगा। साहब वहाँ वक्त पर खुद ही पहुँच जाएंगे। उस मुसल्लह आदमी ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन इस बार उसका लहजा खासा सख्त था। मैं यहीं रुक जाता हूँ, तुम मेहरबान को मेरी आमद की इत्तला दे दो। अगर उसने कहा तो मैं होटल में चला जाऊंगा, वरना उससे यहीं मुलाकात कर लूंगा। टाइगर ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, हम मालूम कर लेते हैं। उस आदमी ने कहा और उसके कहने पर दूसरा आदमी तेज तेज कदम उठाता अंदरूनी राहदारी की तरफ बढ़ गया, जबकि टाइगर वहीं खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद वो आदमी वापस आ गया। आइए जनाब, उस आदमी ने कहा तो टाइगर सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। अंदरूनी राहदारी में एक कमरे के दरवाजे पर जाकर वो मुसल्लह आदमी रुक गया। तशरीफ ले जाइए जनाब, मुसल्लह आदमी ने कहा तो टाइगर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। एक खासा बड़ा कमरा था जिसे इंतहाई कीमती फर्नीचर से सजाया गया था, लेकिन फर्नीचर की साख और सेटिंग के लिहाज से कमरा ड्राइंग रूम लगता था। एक तरफ पड़े हुए सोफे पर एक भारी जिस्म और चौड़े चेहरे वाला आदमी बैठा हुआ था। उसके जिस्म पर 3 पीस सूट था और वो बड़े अकड़े हुए अंदाज में सोफे पर बैठा हुआ था। उसके साथ ही सोफे पर एक नौजवान लड़की नीम अरिया लिबास पहने हुए तकरीबन उसे चिमट कर बैठी हुई थी, जबकि वो आदमी कान से कार्डलेस फोन लगाए किसी से बातों में मसरूफ था। उस आदमी ने टाइगर को अंदर दाखिल होते देखकर हाथ के इशारे से बैठने के लिए कहा, लेकिन वो बदस्तूर फोन पर बातें करने में मसरूफ रहा। टाइगर उसके सामने ही सोफे पर बैठ गया। लड़की ने अपने सामने रखी हुई सेंट्रल टेबल पर मौजूद शराब की बोतल से खाली जाम में शराब निकाली और फिर उठकर उसने शराब का जाम टाइगर के सामने रखी हुई मेज पर रख दिया। लीजिए, शौक फरमाइए, लड़की ने बड़े लोचदार अंदाज में कहा। ले जाओ इसे, मैं शराब नहीं पीता, टाइगर ने इंतहाई सख्त और झटकेदार लहजे में कहा। तो लड़की के चेहरे पर यकलख इस तरह के तासुरात उभर आए जैसे उसने जिंदगी में पहली बार किसी आदमी को शराब से इनकार करते हुए देखा हो। ये इम्पोर्टेड वाइन है और इंतहाई कीमती है। लोग तो इसके तसव्वुर में जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन उन्हें नसीब नहीं होती, लड़की ने कहा। उसने शायद ये समझा था कि टाइगर ने शराब को मुकामी समझकर उसे पीने से इनकार कर दिया। जब मैंने कह दिया कि मैं शराब नहीं पीता तो फिर? टाइगर का लहजा और ज्यादा सख्त हो गया तो लड़की के चेहरे पर यकलख इंतहाई नागवारी के तासुरात उभर आए। उसने शराब का जाम उठाया और वापस ले जाकर अपने सामने वाली सेंट्रल टेबल पर रख दिया और एक बार फिर उस भारी वजूद वाले आदमी के जिस्म से चिपट कर बैठ गई। उस लम्हे उस आदमी ने फोन ऑफ किया और उसे सामने तपाई पर रख लिया। हाँ, अब बताओ क्या बात है टाइगर, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? बादशाह खान के फोन की वजह से मैंने तुम्हें मुलाकात का वक्त दे दिया है और यहाँ दाखिल होने की इजाजत दे दी है, लेकिन मेरे पास वक्त बेहद कम होता है, इसलिए जो कहना है जल्दी से कह डालो। उस आदमी ने बड़े तंगखूस से लहजे में टाइगर से बात करते हुए कहा। इस लड़की को बाहर भेजो, मैंने तुमसे अहम बात करनी है। टाइगर ने भी सर्द लहजे में कहा। जो कुछ कहना है इसके सामने कह डालो, ये मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी है, मेहरबान ने मुंह बनाते हुए कहा। बादशाह खान को जाली करेंसी तुम सप्लाई करते हो? तुम्हें कौन सप्लाई करता है? टाइगर ने कहा तो मेहरबान यकलख एक झटके से उठ खड़ा हुआ। ये क्या कह रहे हो?
تمہاری یہ جرت کہ تم مہربان کے سامنے اس طرح بات کرو؟ مہربان نے غصے سے چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے بجلی کی سی تیزی سے جیب سے ریوالور نکال لیا، لیکن دوسرے لمحے کھڑک کی آواز کے ساتھ ہی ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا اور لڑکی چیختی ہوئی اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگی ہی تھی کہ ایک بار پھر کھٹک کی آواز سنائی دی اور لڑکی کے حلق سے ایک طویل چیخ نکلی اور وہ اچھل کر نیچے گری، بری طرح تڑپنے لگی۔ یہ دونوں فائر ٹائیگر نے کیے تھے۔ اس کے ہاتھ میں سائلنسر لگا جدید سخت کا ریوالور نظر آ رہا تھا۔ مہربان حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس طرح ٹائیگر کو دیکھ رہا تھا جیسے اچانک اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہو۔ تم نے یہاں فائرنگ کی؟ گریٹا کو مار ڈالا تم نے مہربان نے رک رک کر کہا۔ اطمینان سے بیٹھ جاؤ ورنہ گریٹا کی طرح تم بھی صوفے پر تڑپتے ہوئے نظر آؤ گے۔ ریوالور سے نکلنے والی گولی کسی کا لحاظ نہیں کیا کرتی، ٹائیگر نے انتہائی سرد لہجے میں کہا تو مہربان ہونٹ چباتا ہوا واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ بری طرح بگڑا ہوا تھا اور اس کی نظریں ٹائیگر پر جمی ہوئی تھی۔ تو تم کون ہو؟ بادشاہ خان نے تو بتایا تھا کہ تم اس کے دوست ہو، لیکن مہربان نے اس پر قدلے سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ شاید اپنے آپ پر قابو پا چکا تھا، جبکہ وہ لڑکی گریٹا ساخت پڑی ہوئی تھی۔ بادشاہ خان تمہیں فون کرنے کے بعد تمہاری اس گریٹا کی پوزیشن میں پہنچ چکا ہے۔ اس سے تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی یا میرے سوال کا درست جواب نہ دیا تو تمہارے ساتھ کیا سلوک ہو سکتا ہے، ٹائیگر نے سرد لہجے میں کہا۔ میرا جعلی کرنسی کے دھندے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر تمہیں بادشاہ خان نے یہ بتایا ہے کہ میں اسے جعلی کرنسی سپلائی کرتا ہوں تو اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، مہربان نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ بادشاہ خان کو یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ میرے سامنے جھوٹ بولے۔ وہ میرے متعلق اچھی طرح جانتا تھا، اور چونکہ تم مجھے نہیں جانتے اس لیے میں تمہارے اس جھوٹ کو نظر انداز کر دیتا ہوں، لیکن اب اگر تم نے جھوٹ بولا تو تمہارا انجام عبرتناک بھی ہو سکتا ہے، ٹائیگر نے سرد لہجے میں کہا۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ درست ہے، مہربان نے کہا۔ دوسرے لمحے کھٹک کی آواز ایک بار پھر سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی پہلو کے بل صوفے پر گرا اور پھر نیچے جا گرا۔ اسی لمحے ٹائیگر نے چھلانگ لگائی، اچھل کر ایک طرف کھڑا ہوا ہی تھا کہ ایک دھماکے کی آواز سنائی اور گولی ٹھیک اس جگہ صوفے سے جا ٹکرائی جہاں ایک لمحے پہلے ٹائیگر موجود تھا۔ دوسرے لمحے کھٹک کی آواز کے ساتھ ہی سینٹرل ٹیبل اور صوفے کے درمیان موجود مہربان کی حالت سے بھیانک چیخ نکلی اور وہ اچھل کر کھڑا ہوا تو سینٹرل ٹیبل اچھل کر 2 فٹ دور جا گری اور اس پر موجود شراب کی بوتل اور جام لڑکتے ہوئے دور جا گرے۔ مہربان اپنے دائیں ہاتھ کو پکڑے بری طرح ناچ رہا تھا، چونکہ ٹائیگر کو معلوم تھا کہ پہلے جب اس نے فائر کیا تھا تو ریوالور مہربان کے ہاتھ سے نکل کر میز اور صوفے کے درمیان گرا تھا، اور اب جب کہ اس نے مہربان کے جھوٹ بولنے پر فائر کر کے اس کا کان اڑایا تو مہربان مڑ کر صوفے پر جا گرا اور پھر پلٹ کر نیچے جا گرا اور لامحالہ وہ ریوالور اٹھا کر اس پر فائر کرے گا، اس لیے جیسے ہی مہربان نیچے گرا ٹائیگر نے اچھل کر چھلانگ لگا دی ورنہ وہ واقعی ہٹ ہو جاتا، اور اب اس نے اس کے ہاتھ پر فائر کیا تھا جس میں اس نے ریوالور پکڑا ہوا تھا اور وہ میز کے اوپر سے ہاتھ گھما کر اس پر فائر کرنا چاہتا تھا۔ پہلے فائر سے صرف مہربان کی کان کی لو اڑی تھی، جبکہ اس بار اس کا ہاتھ باقاعدہ زخمی ہوا تھا اور 2 انگلیاں بھی فائر سے اڑ گئی تھی، اس لیے وہ کان کا معمولی زخم بھول کر ہاتھ پکڑے تکلیف کی شدت سے ناچ رہا تھا۔ ٹائیگر نے قدم آگے بڑھائی لیکن دوسرے لمحے اس کے منہ سے بے اختیار کراہ نکلی اور وہ سینے پر مہربان کے گھومتے ہوئے بازو کی زوردار ضرب کھا کر بے اختیار اچھل کر 2-3 فٹ پیچھے پشت کے بل زمین پر جا گرا۔ مہربان نے واقعی انتہائی مہارت اور پھرتی سے یہ وار کیا تھا۔ ٹائیگر کو شاید اندازہ ہی نہ تھا کہ مہربان اس طرح اچانک ہاتھ گھما کر اس کے سینے پر زوردار ضرب لگا سکتا ہے، اس لیے وہ غفلت میں مار کھا گیا۔ اچانک ضرب لگنے اور اچھلنے کی وجہ سے وہ سائلنسر لگا ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر کہیں دور جا گیا تھا۔ ٹائیگر کے نیچے گرتے ہی مہربان نے کسی عقاب کی طرح اچھل کر اس پر چھلانگ لگائی، لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے ایسی زوردار چیخ نکلی اور اس کا بھاری جسم ہوا میں قلابازیاں کھاتا ہوا ٹائیگر کے پیچھے فرش پر ایک زوردار دھماکے سے جا گرا۔ مہربان کو شاید مارشل آرٹ کے داؤ پیچ نہ آتے تھے ورنہ وہ اس انداز میں ٹائیگر کے نچلے حصے کی طرف اس کے جسم پر چھلانگ نہ لگاتا۔ ٹائیگر نے اس پر چھلانگ لگاتے ہی یکلخت 2 ٹانگیں سمیت کر
घुटने ऊंचे कर कर उसके पेट पर इस अंदाज में जरब लगाई थी कि वो हवा में उड़ता हुआ मेहरबान का जिस्म लामेहाला कलाबाजियां खाकर अकब में जा गिरा। उसके साथ ही टाइगर इखलास उछल कर खड़ा हुआ और उसके साथ ही टाइगर भी बिल्कुल मेहरबान ही के अंदाज में उस पर छलांग लगाई तो मेहरबान ने टांगे बिजली किसी तेजी से समेटी और उसे घुटने ऊपर को उठे, लेकिन टाइगर का जिस्म हवा में ही मुड़ गया और दूसरे लम्हे उसके दोनों पैर एक लम्हे के लिए मेहरबान के जिस्म की साइड पर जमीन पर लगी और वो किसी गेंद की तरह दूसरी तरफ उछला और इस बार उसके दोनों पैर पूरी कुव्वत से मेहरबान के दियो की तरह फैलते हुए सीने पर लगे और टाइगर उछल कर 2 फुट दूर जा गिरा। मेहरबान के हलक से इस कदर जोरदार चीख निकली कि कमरा काफी देर तक गूंजता रहा, लेकिन मेहरबान का चीख मारने के बाद एक झटके से सीधा हुआ और फिर साफ हो गया। ऐन दिल पर लगने वाली टाइगर के पैरों की जर ने एक झटके से ही उसे होश से बेहोशी की वादी में धकेल दिया था। टाइगर तेजी से आगे बढ़ा और उसने सबसे पहले जाकर कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक किया। कमरा साउंड प्रूफ था, इसलिए उसे ये तो फिक्र न थी कि मेहरबान की चीखें बाहर खड़े मुसल्ले अफराद सुन लेंगे, लेकिन उसे डर था कि किसी भी लम्हे इनमें से कोई आदमी अचानक दरवाजा खोलकर अंदर आ सकता था, इसलिए उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। दरवाजा लॉक करके टाइगर वापस मुड़ा और उसने सबसे पहले अपना साइलेंसर लगा रिवॉल्वर उठाकर जेब में डाला और फिर आगे बढ़कर उसने फर्श पर बेहोश पड़े मेहरबान को दोनों हाथों से पकड़कर उठाया और एक सोफानुमा कुर्सी पर बिठा दिया। फिर उसने मेहरबान की ही बेल्ट खोली और उसके दोनों हाथ उसके अकब में करके बेल्ट से अच्छी तरह बांध दिए। उसके बाद उसने मेहरबान के चेहरे पर एक के बाद दीगरे 2 जोरदार थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। चौथे या 5वें जोरदार थप्पड़ पर मेहरबान चीखता हुआ होश में आ गया तो टाइगर ने अपने कोट के अंदरूनी जेब से एक तेज धार खंजर निकाल लिया। बोलो, कौन सप्लाई करता है तुम्हें जाली करेंसी? बोलो, टाइगर ने खंजर की नोक उसकी गर्दन पर रख कर दबाते हुए कहा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं ये धंधा नहीं करता। मेहरबान ने रुक रुक कर कहा तो टाइगर का हाथ यकलख बिजली की तेजी से हरकत में आया और एक बार फिर मेहरबान के हलक से निकलने वाली जोरदार चीख से कमरा गूंज उठा। टाइगर ने एक ही बार में सामने बैठे हुए मेहरबान की बाएं आंख का ढेला खंजर से काट दिया था। बंधे हुए मेहरबान का चंद लम्हे झटके खाता रहा, फिर ढीला पड़ गया और इसके साथ ही उसका सर एक तरफ ढिलक गया। उसकी जख्मी आंख से मवाद और खून बहकर उसकी गाल से होता हुआ उसकी गर्दन तक पहुंच चुका था। टाइगर ने खंजर एक तरफ रखा और फिर एक हाथ से उसका सर पकड़कर सीधा किया और दूसरे हाथ से एक बार फिर उसकी गाल पर जोरदार थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। इस बार मेहरबान तीसरे थप्पड़ पर ही होश में आ गया और उसने होश में आते ही हलक के बल चीखना शुरू कर दिया। टाइगर ने पास पड़ा हुआ खंजर उठा लिया। इस बार अगर तुमने झूठ बोला तो दूसरी आंख का भी यही हशर होगा। बोलो वरना, टाइगर ने घुराते हुए कहा और साथ ही उसने खून आलूद खंजर मेहरबान की इकलौती आंख की तरफ लहराना शुरू कर दिया। तुम कौन हो? तुम इंतहाई जालिम आदमी हो। तुम कौन हो? मेहरबान ने इस बार सिसकते हुए लहजे में कहा। उसका लहजा बता रहा था कि वो अब टाइगर से ज़हनी तौर पर बेहद खौफजदा हो गया है। फिक्र मत करो, मेरा ताल्लुक पुलिस या किसी सरकारी एजेंसी से नहीं है। मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ और मेरी पार्टी भी इस मुल्क में जाली करेंसी का बड़े पैमाने पर धंधा करना चाहती है और उसने मेरे जिम्मे ये काम लगाया है कि मैं उसे भारी मामले की एवज मालूमात मुहैया करूँ कि यहाँ कौन कौन पहले से इस धंधे में मुलविस है। मैंने सिर्फ मालूमात मुहैया करनी है बस। ये भी हो सकता है कि मेरी पार्टी ज्यादा मुआवजे पर तुम्हारी खिदमत हासिल करे। यही बात मैंने बादशाह खान को भी समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके मोटे दिमाग में ये बात आई ही नहीं, वरना मैं वो भी जिंदा रह जाता। और अब तुम भी ये सुन लो कि अगर तुमने सच ना बोला तो तुम्हारी लाश भी आज किसी गटर में तैरते हुए नजर आएगी। टाइगर ने कहा। ओ, तुम मुझे पहले बता देते, मेरी आंख जाया ना होती। मेहरबान ने कहा। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, जो कुछ सच है वो बोल दो और ये सुन लो कि जो कुछ तुम बताओगे मैं इसे कंफर्म भी करूंगा। टाइगर ने कहा। मुझे जाली करेंसी की सप्लाई काफिस्तान से होती है। मेहरबान ने कहा तो टाइगर बेख्तियार उछल पड़ा। किसके जरिए होती है या बराह रास्त? टाइगर ने पूछा। माल तो बराह रास्त आता है, लेकिन मुआवजा सेठ असलम के खास आदमी जानू के जरिए मिलता है। मेहरबान ने कहा और टाइगर उसके लहजे से ही समझ गया वो सच बोल रहा है। सेठ असलम कौन है? टाइगर ने पूछा। ट्वाइसलैंड का मालिक सेठ असलम, मेहरबान ने जवाब दिया। कितना माल आता है तुम किस तरह खपाते हो इसे? टाइगर ने पूछा। अभी माल थोड़ा आता है, लेकिन मुआवजा 4 गुना मिलता है, लेकिन ये माल हमें मार्केट में चुराने की इजाजत नहीं है, बल्कि हुक्म है कि माल को बैंक के जरिए चलाया जाए। बहरहाल मैं ये माल बादशाह खान और 2 और आदमी के हवाले कर देता हूँ, वो आगे चलाते हैं। 2 और आदमी कौन है? टाइगर ने पूछा। फेडरल बैंक का असिस्टेंट डायरेक्टर औसाफ और पाकिस्तान बैंक की मेन ब्रांच का हेड कैशियर बशीर, मेहरबान ने जवाब दिया।
लेकिन बादशाह खाने तो इस आम बदमाशों के जरिए मार्केट में चलाता रहा है। टाइगर ने कहा, नहीं, उसके जिम्मे शुमारी इलाके हैं, उसके वहाँ के बैंकों के आदमियों से राब्ते हैं। मेहरबान ने जवाब देते हुए कहा, तुम्हें जाली करेंसी किस तरह मौसूल होती है और कब कब होती है? टाइगर ने पूछा। फिलहाल तो हर माह की 10 तारीख को माल मिलता है। सेठ असलम का खास आदमी जानू मुझे कॉल करके कह देता है कि माल आ गया है और मैं अपने खास आदमी भिजवा कर साहिल समंदर में वाक़ एक होटल रेड सी के मैनेजर से माल वसूल कर लेता हूँ। मैंने उससे पूछा था, उसने बताया कि ये माल खसूसी लॉज के जरिए काफिस्तान से आता है। इस तरह मुझे पता चला था कि माल काफिस्तान से आता है। जब माल मेरे पास पहुंच जाता है और मैं इसे तकसीम कर देता हूँ तो मैं जानू को कॉल करके कह देता हूँ कि माल मिल गया है और तकसीम कर दिया गया है। तो एक हफ्ते बाद जानू खुद मेरे पास आता है, मुझे मुआवजे की अदायगी कर देता है। मेहरबान ने कहा, आज 8 तारीख है, क्या अब भी 10 तारीख को माल आएगा? टाइगर ने पूछा। नहीं, मुझे जानू ने थोड़ी देर पहले ही फोन करके बताया था कि फिलहाल काम रोक दिया गया है। मेरे पूछने पर उसने बताया कि सेठ असलम ने बताया है कि यहाँ कोई स्पेशल फोर्स सीक्रेट सर्विस इस माल की खिलाफ हरकत में आ चुकी है, इसलिए अभी धंधा बंद कर दिया गया है। मेहरबान ने कहा, आगे जो तुम माल देते हो उसका मुआवजा तुम अपने मुआवजे में से देते हो? टाइगर ने पूछा। नहीं, मुझे मेरा मुआवजा मिलता है, बाकी लोगों को अपना। ये सारा काम जानू ही करता है। मेहरबान ने जवाब दिया। लेकिन तुम्हें एक हफ्ते बाद मुआवजा क्यों दिया जाता है? क्या इसकी कोई खास वजह है? टाइगर ने पूछा। जानू चेक करता है कि मैंने पूरा माल आगे सप्लाई कर दिया है या नहीं, फिर मुआवजा देता है। मेहरबान ने कहा। ये जानू कहाँ रहता है? टाइगर ने पूछा। सेठ असलम का खास आदमी है, उसी के पास रहता होगा, मुझे तफसील का इल्म नहीं। मेहरबान ने जवाब दिया। तुम इस माल के वसूली की इतला फोन पर देते हो? टाइगर ने पूछा। हाँ, मेहरबान ने जवाब दिया। किस नंबर पर? क्या उसका नंबर अलग है? टाइगर ने पूछा। नहीं, ट्वाइस लाइन के नंबर पर रिंग करता हूँ, अपना नाम बताता हूँ, कहता हूँ कि जानू से बात करा दो, और फिर जानू से बात हो जाती है। मेहरबान ने कहा। फोन उठाओ और जानू से मेरे सामने बात करो। अब मैं तुम्हारी बताई हुई बातें कंफर्म करना चाहता हूँ। टाइगर ने कहा। लेकिन मैं उसे क्या कहूँ? मेहरबान ने कहा। उसे पूछो कि अब माल कब आएगा, कोई हतमी तारीख, बस ऐसी ही बात करो जिससे मैं कंफर्म हो जाऊं कि जो कुछ तुमने मुझे बताया है वो दुरुस्त है। टाइगर ने कहा। मेरे हाथ खोलो तो मैं फोन करूं? मेहरबान ने कहा। तुम नंबर बताओ, मैं मिला देता हूँ, जब मेरी पूरी तसल्ली हो जाएगी फिर तुम्हारे हाथ खोल दूंगा। टाइगर ने तो पाई पर रखे हुए कार्डलेस फोन को उठाते हुए कहा तो मेहरबान ने नंबर बता दिए। टाइगर ने फोन ऑन करके मेहरबान के बताए हुए नंबर प्रेस किए और दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज सुनकर उसे लाउड का स्पीकर ऑन कर दिया और फोन भी मेहरबान के कान से लगा दिया। घंटी की आवाज सुनाई दे रही थी, फिर रिसीवर उठाए जाने की आवाज सुनाई दी। ट्वाइसलैंड, एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी। मेहरबान बोल रहा हूँ नौरोज होटल से, जानू से बात कराओ। मेहरबान ने सख्त लहजे में कहा। होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, जानू बोल रहा हूँ। चंद लम्हे बाद एक बारीक सी आवाज सुनाई दी। आवाज से यूं लग रहा था जैसे बोलने वाला मुंह में सीटी रखकर बोल रहा हो। मेहरबान बोल रहा हूँ जानू, मैं तुमसे ये पूछ रहा था कि क्या आइंदा माल आने का कोई स्कोर भी है या ये धंधा ही खत्म कर दिया गया है? मेहरबान ने कहा। आएगा, लेकिन अभी नहीं, 1 माह बाद आएगा, और इतना आएगा कि अगली पिछली सारी कसरें निकल जाएंगी। जानू ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन इतने माल की खपत कैसे होगी? मार्केट में तुम फैलाने नहीं देते। मेहरबान ने कहा। फिक्र मत करो, सब इंतजाम हो जाएगा। जानू ने जवाब दिया। ओके, बस यही पूछ रहा था। मेहरबान ने कहा तो टाइगर ने फोन ऑफ करके उसे वापस सफाई पर रख दिया। इस जानू का क्या हुलिया है? टाइगर ने पूछा तो मेहरबान ने आम सा हुलिया बता दिया। कोई खास निशानी बताओ, ये तो आम सा हुलिया है। टाइगर ने कहा। उसका दायां कान आधे से ज्यादा कटा हुआ है, बस यही खास निशानी है। मेहरबान ने कहा तो टाइगर उठ के खड़ा हो गया। उसने साथ रखा हुआ खंजर उठाकर उसे सोफे से साफ किया और फिर उसे अपने कोट की जेब में रखकर उसने इस साइड जेब से साइलेंसर लगा रिवॉल्वर निकाल लिया। ये क्या? मेहरबान ने रिवॉल्वर देके ही चौंक कर कहा, लेकिन इससे पहले कि फुकरा मुकम्मल करता, खटक की आवाज के साथ ही गोली मेहरबान के दिल में उतरती चली गई। मेहरबान के हलक से हल्की चीख निकली और फिर वो पहलू के बल नीचे गिरा और फिर उलट कर नीचे फर्श पर जा गिरा। उसके बाद वो चंद लम्हे ही तड़प सका और फिर सख्त हो गया। टाइगर ने उसके हाथ में बंधी हुई बेल्ट खोली और उसे एक तरफ फेंक कर तेजी से मुड़ा और तेज कदम दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया।